वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 6th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 139 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। कट आउट द 10 ग्राम पीसेस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे 10 ग्राम दिया होगा, उसके पीसेस को आपको कट कर लेना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ना, ABCDEFG, ये सारे पीसेस आपको अलग अलग कट कर लेने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव सेम एरिया। तो पता लगाओ कितने पीसेस ऐसे हैं जिनका एरिया सेम है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं ए को उठा के बी के ऊपर रख दूं तो अब देखो बिल्कुल फिट आ गया ना, ये बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गया। तो हम कह सकते हैं ए और बी का शेप और साइज दोनों इक्वल है, तो एरिया भी इक्वल होगा। तो ए और बी का एरिया इक्वल आ गया। और किसका होगा, ये देखो, अगर ई को उठा के मैं सी के ऊपर रख दूं तो ये भी बिल्कुल फिट आ गया, शेप साइज इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो सी और ई का एरिया भी इक्वल होगा। अब बचे हमारे डी, जी और एफ, इनके एरिया के बारे में आप क्या कहोगे। अगर सी और ई को हम ज्वाइन करें तो क्या डी वाला शेप हमको मिल सकता है। चलो डी के ऊपर रख के देखते हैं। ये देखो, ऐसे उठाकर हमने ये सी रख दिया, एकदम फिट आ गया। और ऐसे हमने ई को ले आके रख दिया। देख सकते हो, अगर सी और ई को हम ज्वाइन कर दें तो ये डी वाला शेप हमको मिलेगा। इसको मैं ऊपर करता हूँ, देखो आप, ये देखो। तो डी का जो एरिया है वो ई और सी के एरिया के सम के बराबर होगा कि नहीं। इन दोनों के एरिया का सम कर दे तो वो डी के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से बिल्कुल डी वाला शेप हमको मिल रहा है। अब इसको क्या हम जी बना सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। अगर सी को हम ऐसे रख दें और ई को उल्टा करके सी के साथ ज्वाइन कर दें, देखो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गया ना। तो यहाँ भी हमने सी और ई को ज्वाइन किया और हमको जी वाला शेप मिल गया। तो दूसरी तरीके से हमने ज्वाइन किया तो जी वाला शेप मिल गया। अब क्या किसी तरीके से ज्वाइन करके एफ वाला शेप मिल सकता है। चलिए देखते हैं। ये मैंने ऐसे उसके ऊपर रख दिया और ये ई को ऐसे रख दिया, देखो यहाँ भी फिट आ गया। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि अगर सी और ई को हम ज्वाइन करें तो वो एफ के बराबर हो जाएगा। यानी इस केस में भी सी और ई के एरिया को अगर हम सम कर लें तो वो एफ के एरिया के बराबर होगा। इसका मतलब डी, जी, एफ, इन तीनों का जो एरिया है वो सेम होगा। और किसके बराबर होगा, सी और ई के एरिया के सम के बराबर। तो तीसरा हमको क्या मिल गया कि डी, जी और एफ, इनका एरिया इक्वल होगा। तो हमने क्या देखा कि 2 पीसेस यानी ए और बी, इसका एरिया सेम है। इसी तरह 3 पीसेस यानी डी, एफ, जी, इनका एरिया सेम है। फिर 2 पीसेस सी और ई, इनका एरिया सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी। शेप डी शेप सी से कितना टाइम्स बड़ा है। तो हमने क्या देखा था, शेप सी और ई को हम मिला रहे थे तो वो डी के बराबर हो रहा था। और ये भी हमने देखा कि सी और ई का एरिया सेम है, ये देखो यहाँ पर। तो सी और ई का एरिया को ऐड कर लें तो डी का एरिया आएगा। और सी इक्वल ई है तो ई की जगह सी रख सकते हैं, यानी सी प्लस सी इक्वल डी। तो हम कह सकते हैं 2 टाइम्स सी इक्वल होगा डी के। तो आंसर क्या हो जाएगा कि शेप सी का डबल है शेप डी। शेप डी इज 2 टाइम्स बिगर दैन शेप सी। आगे इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी, डी एंड ई। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि सी और ई को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो डी वाला शेप हमको मिल रहा है। इसका मतलब सी और ई का जो एरिया है इसको अगर हम ऐड कर लें तो डी के एरिया के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सम ऑफ एरियाज ऑफ शेप सी एंड ई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ शेप डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप डी और एफ। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने निकाला कि डी, एफ, जी, इनका एरिया सेम है। अच्छा, इसका रीज़न क्या होगा। देखो सी और ई को एक तरीके से ज्वाइन करें तो हमको शेप डी मिल रहा है, और इसी सी और ई को दूसरी तरीके से ज्वाइन करें तो हमको शेप एफ मिल रहा है। तो क्योंकि डी और एफ दोनों को बनाने में वही 2 पीसेस रिक्वायर हैं, सी और ई, तो मतलब इन दोनों का एरिया सी और ई के एरिया के सम के बराबर होगा। इसीलिए दोनों का जो एरिया है वो सेम है। तो आंसर में आप लिख देना शेप डी एंड एफ हैव सेम एरिया बिकॉज बोथ द शेप्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग शेप सी एंड ई इन डिफरेंट वेज। एक तरीके से सी और ई को ज्वाइन करोगे तो डी वाला शेप मिलेगा, दूसरी तरह से ज्वाइन करोगे तो एफ वाला शेप मिलेगा। तो वही सी और ई को ही तो ज्वाइन कर रहे हो, इसीलिए दोनों का एरिया सेम मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच शेप हैज़ मोर एरिया, शेप एफ और जी, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो ये भी हमने देखा था कि एफ और जी का जो एरिया है वो सेम है। यहाँ भी वही रीज़न लगेगा कि सी और ई को ज्वाइन करके हम एफ भी बना सकते हैं और जी भी बना सकते हैं। तो वही 2 पीस रिक्वायर हो रहे हैं ना, यानी उन दोनों पीस का एरिया का सम कर दें तो हमको एफ मिलेगा और उसी से हमको जी भी मिलेगा। शेप एफ एंड जी हैव सेम एरिया बिकॉज बोथ द शेप्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग शेप सी एंड ई इन डिफरेंट वेज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप ए एज कंपेयर टू शेप जी। शेप ए का एरिया क्या होगा अगर उसको हम शेप जी से कंपेयर करें तो। इज इट ट्वाइस एज बिग और 4 टाइम्स एज बिग।
यानी शेप ए शेप जी का ट्वाइस है या फिर 4 टाइम्स है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो शेप ए का एरिया क्या होगा एज कंपेयर टू शेप जी। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सी और ई को हम ज्वाइन कर दें तो जी वाला शेप हमको मिलेगा, और इन्हीं दोनों को ज्वाइन करने से हमको एफ वाला शेप भी मिलेगा। यानी जी एफ डी इन सब का जो शेप है यानी एरिया है वो इक्वल आ रहा था। अगर एफ को उठा के हम ऐसे रख दें तो देखो ए आधा कवर हो गया, बाकी हाफ जो पोर्शन है उसको हम सी और ई का यूज़ करके कवर करते हैं। ये देखो बिल्कुल फिट आ गया कि नहीं। इसका मतलब ए का जो एरिया है वो एफ सी और ई के एरिया के सम के बराबर होगा। एफ का एरिया जी के बराबर है और सी प्लस ई का जो एरिया है वो जी के बराबर है, तो एक जी यहाँ और एक जी इन दोनों को मिला के बनेगा। इसका मतलब जी का डबल जो है वो ए का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ ए इज डबल द एरिया ऑफ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेप ए ये इक्वल है एरिया ऑफ शेप जी प्लस एरिया ऑफ शेप सी प्लस एरिया ऑफ शेप ई। इन्हीं तीनों शेप को हमने ज्वाइन किया तो हमको शेप ए मिल रहा था। अच्छा, एरिया ऑफ शेप सी प्लस एरिया ऑफ शेप ई ये इक्वल है एरिया ऑफ शेप जी के। सी और ई को ज्वाइन करके हम जी बना सकते हैं, तो मतलब इन दोनों के एरिया का जो सम है वो जी के बराबर होगा। तो ये जो शेप सी है और शेप ई है इसके सम की जगह हम एरिया ऑफ शेप जी रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेप जी यहाँ, और इन दोनों को अगर हम मिला लें शेप ई और सी को तो भी हमको शेप जी मिल रहा है, यानी शेप जी 2 टाइम्स हो गया। देयरफॉर शेप ए इज ट्वाइस एज बिग एज शेप जी। यहाँ देखो आपको हिंट भी दिया हुआ है, इन 10 ग्राम पीसेज बाय प्लेसिंग द शेप ओवर ईच अदर वी कैन फाइंड आउट द शेप ए एंड बी हैव सेम एरिया। तो 10 ग्राम की पीसेस को अगर एक के ऊपर एक रखें हम तो वहाँ से हमको ये पता चलेगा कि शेप ए और बी का जो एरिया है वो सेम है। इसी तरह से सी और ई का भी एरिया सेम है। यू वुड ऑल्सो फिगर आउट दैट द शेप डी कैन बी एग्जैक्टली कवर्ड यूजिंग शेप सी एंड ई। इसी तरह से शेप डी को हम शेप सी और ई का यूज़ करके कवर कर सकते हैं, विच मीन्स शेप डी हैज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ शेप सी और शेप ई। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी ली। ये तो मतलब ऐसे था कि आप जैसे अपने से ट्राई कर रहे हो तो आपके लिए हिंट है। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर फॉर्म विद ऑल 7 पीसेज इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी। तो क्या बड़े वाले स्क्वायर का एरिया बता सकते हो शेप सी के टर्म्स में, यानी जो बड़ा स्क्वायर पूरा बन रहा है सारे पीसेस को मिला के वो शेप सी का कितना टाइम्स है, यानी शेप सी के कंपैरिजन में आपको बताना है। देखो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, जितने भी पीसेस को मिलाकर वो बड़ा स्क्वायर बना है उनका एरिया का सम कर लो। तो आप लिख देना एरिया ऑफ बिग स्क्वायर ये इक्वल है एरिया ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इन सब के एरिया का हमने सम कर दिया, तो जो वैल्यू मिलेगी वो बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर होगी। अब हमको स्क्वायर का एरिया सी के टर्म्स में चाहिए, यानी सारे शेप को सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने देखा कि ए और बी का जो एरिया है ये इक्वल है, इसी तरह से ई और सी का एरिया इक्वल है, और देखा हमने कि डी एफ और जी इन तीनों का एरिया आपस में इक्वल है। और हमने क्या देखा, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि शेप डी का जो एरिया है यानी शेप डी शेप सी का 2 टाइम्स है, तो एरिया भी डबल होगा। यानी हम कह सकते हैं डी इक्वल है 2c के, सी का डबल है ये, और डी एफ जी ये सब इक्वल है, तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या होंगे, सी का डबल होगा। और अभी ये पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ये देखो 5th वाले हमने देखा कि शेप ए ट्वाइस है शेप जी का, यानी ए इक्वल है 2g के, और जी हमारा देखो 2c के बराबर है, तो जी की जगह हम 2c रख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2c, तो ए की वैल्यू आ गई 4c, और ए और बी इक्वल है तो मतलब ए और बी दोनों ही 4c के बराबर होगा, यानी c का 4 टाइम्स है ए और बी। अब ये सारी वैल्यूज़ अगर आप पुट कर दो तो क्या होगा, ए की जगह आपने 4c रख दिया, यानी ए का जो एरिया है वो c का 4 टाइम्स है, ए और बी इक्वल है तो b भी 4 टाइम्स होगा c का, c तो c ही है, d क्या है 2c है ना, c का डबल तो हमने रख दिया, c और e इक्वल है तो e की जगह हम c रख सकते हैं, d f g ये तीनों इक्वल है और तीनों ही c का डबल है तो हमने ये रख दिया। सबको ऐड कर लोगे तो आएगा एरिया ऑफ 16c। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ बिग स्क्वायर क्या होगा, इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ शेप c। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज दीज 7 पीसेस टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप c नाउ। अब ये जो 7 पीसेस है इसको इस तरह से अरेंज करो कि रेक्टेंगल शेप बन जाए। अब इन 7 पीसेस को अरेंज करके हमको रेक्टेंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ए और बी की जो लंबी वाली साइड है उसको आपस में ज्वाइन कर दो, फिर एफ वाले को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, नीचे सी वाले को लगा दिया, ये देखो हमारा रेक्टेंगल शेप बन गया। अब उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा शेप सी के टर्म्स में बताओ, गिव रीजन फॉर योर आंसर, जो भी आंसर आप बता रहे हो उसका रीजन भी दो। अब देखो वही 7 पीसेस का यूज करके हमने स्क्वायर बनाया था, उसी 7 पीसेस को दूसरी तरह से हमने जब अरेंज किया तो रेक्टेंगल बन गया। तो पीसेस तो सारे वही है ना,
भाई स्क्वायर का एरिया हमने कैसे निकाला था, सारे अलग अलग पीसेस के एरिया का सम कर दिया था। अब उन पीसेस को दूसरी तरह से अरेंज करके रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, तो भी वही काम करेंगे, सारे पीसेस का एरिया का सम कर लेंगे। तो इसका मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो आंसर आप ऐसे लिख देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ शेप सी। इट इज बिकॉज वी आर यूजिंग सेम पीसेस टू मेक द रेक्टेंगल। वही पीसेस जिसका यूज करके हमने स्क्वायर बनाया था, वही पीस यूज करके हम रेक्टेंगल बना रहे हैं। सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ ईच पीसेस। तो जैसे हमने स्क्वायर में किया था वही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू स्क्वायर में मिली थी 16 टाइम्स ऑफ शेप सी, वही यहाँ पर भी मिलेगी। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, आर द पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 7 पीसेस डिफरेंट और सेम। पेरीमीटर्स के बारे में बताओ कि जो स्क्वायर वाला शेप था और ये जो रेक्टेंगल वाला शेप बनाया, इन्हीं 7 पीसेस का यूज करके इन दोनों शेप का क्या जो पेरीमीटर है वो सेम होगा। चलिए देखते हैं इसको। अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड है 10 सेंटीमीटर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 40 सेंटीमीटर इस स्क्वायर शेप का पेरीमीटर है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ की बात करें तो ये 14 सेंटीमीटर आ रही है और ब्रेथ आ रही है 7 सेंटीमीटर। 14 + 7 21 होता है, इसका डबल कर देंगे 42, यानी पेरीमीटर आ गया 42 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का 42 सेंटीमीटर, तो दोनों डिफरेंट है कि नहीं। तो आपने देखा दोनों का पेरीमीटर डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर, आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फॉर्म फ्रॉम दीज 7 पीसेज आर डिफरेंट। तो एक बात तो ये हो गई कि हमसे ये पूछा था कि सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो हमने कहा नहीं डिफरेंट होगा। इट इज बिकॉज पेरीमीटर डिपेंड ऑन आउटर बाउंड्री, क्योंकि जो पेरीमीटर है वो आउटर बाउंड्री पे डिपेंड करता है, बाउंड्री की लेंथ कितनी है। When we rearrange pieces, some edges that were on the outside in one arrangement may become inside in another. जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं, पीसेस को इधर उधर करते हैं, फिर से सेटिंग करते हैं, तो वो एजेस, वो किनारे किसी भी पीस के जो पहले बाहर थे, हो सकता है वो अब अंदर आ गए हों। तो पहले बाहर थे तो वो पेरीमीटर के अंदर आ रहे थे, अब अगर शेप के अंदर आ गए, बाउंड्री पर नहीं है, तो पेरीमीटर में उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे आप स्क्वायर में देखो, जो शेप एफ है उसका ये साइड और ये साइड बाहर की तरफ आ रहा है, तो स्क्वायर के पेरीमीटर का ये पार्ट है। लेकिन रेक्टेंगल में यही एफ देखो, इसकी तीनों साइड अंदर की तरफ आ गई हैं, तो रेक्टेंगल में ये पेरीमीटर में ऐड नहीं हो रहा है। तो जो पहले बाहर था, बाउंड्री पे था, वो अब अंदर आ गया है। इसी तरीके से सम एजेस दैट वर इनसाइड मे नाउ फॉर्म पार्ट्स ऑफ द आउटर बाउंड्री। पहले वो एजेस जो अंदर की तरफ थे, रीअरेंजमेंट करने की वजह से अब वो बाहर की तरफ आ गए हैं, तो बाहर बाउंड्री का पार्ट बना रहे हैं। यानी पहले वो पेरीमीटर में ऐड नहीं हो रहे थे, काउंट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बाहर की बाउंड्री में आ गए हैं तो वो काउंट होने लगे। इसी तरह से अगर आप शेप डी देखो, इसकी चारों साइड फिगर के अंदर है, पेरीमीटर में कोई रोल नहीं है इनका। वहीं यहाँ पर देखो, इस डी का ये वाला साइड और ये वाला साइड बाहर की तरफ आ गया है, मतलब इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर का ये पार्ट है। तो जैसी बाउंड्री पहले थी वैसी अब नहीं रह गई है, तो पेरीमीटर इसीलिए डिफरेंट होगा। दिस रीअरेंजमेंट चेंजेस द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट की वजह से जो बाउंड्री की लेंथ है वो चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया और यहाँ आगे ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।